हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। आइए आज शुरू करते हैं आप लोग का सब्जेक्ट इनकम टैक्स। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पिछले वीडियो में हम ये जाने थे कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। रेंट के संबंध में हम ये बताए थे आपको। जस्ट वन मिनट। रेंट के संबंध में हम बताए थे आपको कि रेंट क्या होता है, रेंट पर किस तरह के रूल लागू होते हैं। तो रूल दो तरीके के बताए थे कि ऐसे मकान जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है और ऐसे मकान जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। आज के वीडियो में बताएंगे कि हाउस प्रॉपर्टी के हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं और लगाते समय हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में दो रूल है। कोई भी मकान है, पहले समझ लीजिए, उस मकान का प्रयोग तीन कार्यों के लिए हो सकता है। पहला, जिसका मकान है, जो मकान का ओनर है, मालिक है, जो मकान का मालिक है, वह मकान का प्रयोग स्वयं के रहने के लिए कर सकता है। किसके लिए? स्वयं के रहने के लिए कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उस मकान को किराए पर उठा देता है। दो हुआ, पहला स्वयं रहता है, दूसरा किराए पर उठा देता है। और तीसरा, उस मकान का प्रयोग अपने व्यवसाय या पेशे के लिए करता है। तो यदि व्यवसाय और पेशे के लिए करता है तो वह कहाँ इनकम टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। तो उसको तो यहीं पे छोड़ दीजिए। हम केवल यहाँ पे दो ही चीज का अध्ययन करेंगे कि ऐसे मकान जिसमें वह करदाता स्वयं रहता है, मकान का मालिक स्वयं रहता है, और ऐसा मकान जो किराए पर उठाया हुआ। ताइए सबसे पहले इसके रूल लिखते हैं। नियम। नियम में फर्स्ट नियम है स्वयं के रहने का मकान। रहने का मकान। मान के चलिए कि ऐसे मकान जिसमें वह व्यक्ति स्वयं रहता है, ऐसे मकान के संबंध में हाउस प्रॉपर्टी की गणना कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का शुरू करिएगा तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। शॉर्टकट ही लिखे हैं, आप लोग फुल समझ लीजिएगा। असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, यह हमारा अमाउंट का कॉलम होगा। यहां लिखा जाएगा जो भी है रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। यदि यह मकान स्वयं का रहने का है तो यह हमारा हो जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड। इसमें से घटाया जाता है लेस म्युनिसिपल टैक्स। क्या घटाया जाता है? म्युनिसिपल टैक्स। यह हमारा नील होता है, क्योंकि स्वयं के रहने का मकान का किराया ही जब नहीं मिला तो म्युनिसिपल टैक्स कहां से देगा? तो ये हमारा नील होता है, जिसको कहा जाता है एनुअल वैल्यू। इसमें से हम घटाते हैं लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हमारा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, ये भी हमारा नील होगा। एक और चीज घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो भी अमाउंट आएगा ये नील नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे ऋण, मकान बनवाने के लिए ऋण लिया है तो अक्सर स्वयं के रहने का मकान जो है उसको बनवाने के लिए यदि कर्जा लिया है तो वैसे हमेशा जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं
तो ये आता है लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। क्या आता है? लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी आता है। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा स्वयं के रहने वाले मकान में सब कुछ नील होता है, सब कुछ नील होता है। केवल एक ही अमाउंट लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है। दूसरा है किराए पर उठे मकान। सेकंड है किराए पर उठा हुआ मकान। ऐसे मकान जो किराए पर उठा हुआ, इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम की गणना करते समय हम कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वही सेम प्रोसेस, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, असेसमेंट ईयर 2020-21, इस साल के लिए ही हम बना रहे हैं। ए अमाउंट का कॉलम है, ये रूल है, रूल नंबर 2। सबसे पहले लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, और क्या होता है? फेयर रेंट। यदि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत हो जाएगा तो एक स्टैंडर्ड रेंट भी आ जाएगा। सभी को मिलाकर क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट होता है। इसका एक अमाउंट लिखा जाएगा। थोड़े देर के लिए मान के चलिए कि यदि मकान को किराए पर उठाते समय कुछ महीने मकान खाली रहा है, तो वहां पर यह हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, इस एक्सपेक्टेड रेंट बेस से हम वह खाली हुए मकान को घटा देंगे। मतलब कि जो मकान किराए पर उठा हुआ है, तो जो भी किराया दिया है, जो आपको पिछले वीडियो में बताया है 2 रूल, किराया देख लीजिएगा, किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत है या नहीं है। यदि है या नहीं है तो उसी रूल के अनुसार आप लगाएंगे, ये रेंट उसी नियम के अनुसार आप निकालेंगे। जो सबसे अधिक होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यदि मकान कुछ अवधि खाली रहा है तो उतना एक्सपेक्टेड रेंट से हम कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, इसमें से हम घटाते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, एक यह अमाउंट घटाते हैं, और दूसरा हम घटाते हैं एक चीज और, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। ये दोनों चीजों को जोड़कर इसमें से घटा देते, दोनों होगा तब भी, नहीं तो म्युनिसिपल टैक्स तो होगा ही होगा। इसमें से घटाने के बाद से जो हमारा आता है एनुअल वैल्यू कहलाता है। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, रेंट के बारे में तो जानते हैं, इसका विस्तृत विवरण आप पिछले वीडियो में से जान सकते हैं। यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। मकान कुछ अवधि खाली रहा है तो इस एक्सपेक्टेड रेंट में से 2 महीना 4 महीना जितना दिन खाली रहा है उतने दिन का किराया माइनस कर दिया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका जो अमाउंट इसमें लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, इसके बाद से हम घटाते हैं म्युनिसिपल टैक्स। यहां ध्यान देने वाली चीज है कि म्युनिसिपल टैक्स हम उसी को घटाते हैं जो मालिक के द्वारा चुकाया गया है, न कि किराएदार के द्वारा। यदि किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान किया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, उसको हम इसमें से घटाते नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखते। ठीक, तीसरी चीज, एक और चीज, म्युनिसिपल टैक्स यदि परसेंटेज में दिया और यह नहीं लिखा है कि किसका 20% 10% है, तो हमेशा म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू का 10 या 20% जितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में उतना होता है। बस में आ रही। और ये निकाल कर दिया है कि 2000-4000 म्युनिसिपल टैक्स हुआ तो ठीक ही है। दूसरा एक और चीज म्युनिसिपल टैक्स के साथ घटाया जाता है अनरियलाइज्ड रेंट, अप्राप्त किराया, न वसूल हुआ किराया। ऐसा किराया जो किराएदार ने
सारे प्रयत्न करने के बाद भी मालिक ने सारे प्रयत्न करने के बाद भी किराएदार से वसूल नहीं कर पाया तो ऐसे किराए को अनरियलाइज रेंट कहा जाता है। पैसा यदि है क्वेश्चन में तो वो भी इसी के साथ घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद से जो आएगा वो हमारा एनुअल वैल्यू कहलाता है। इसके बाद से हम घटाते हैं लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, मतलब जो हमारा एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% होता है। ठीक है। इसके बाद से एक चीज और घटाया जाता है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। इसके अलावा कुछ भी नहीं घटाया जाता। और जो अमाउंट आएगा यहाँ पे तो वो हमारा कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक। म्युनिसिपल टैक्स के बाद से जो एनुअल वैल्यू आता है उसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये क्यों काटा जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने वैधानिक कटौती। इसका मतलब होता है कि उस मकान की रख रखाव, डेंटिंग पेंटिंग, पुताई, टूट फूट, मरम्मत के संबंध में कुछ खर्चे भी होते हैं। उन सभी खर्चों को टोटल मिलाकर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काटा जाता है। ठीक है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न में यह है कि यदि क्वेश्चन में आपके मकान का बीमा, मकान का प्रीमियम, संग्रह व्यय, वसूली, माल गुजारी, ऐसे खर्चे, मरम्मत, ऐसे खर्चे दिए गए रहते हैं तो उन खर्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्योंकि मकान के संबंध में जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, उन सभी खर्चों के बदले 30% एनुअल वैल्यू पर काट लिया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन वैधानिक कटौती कहा जाता है, चाहे वो खर्चे कुछ भी मिले हों। ठीक है। इसलिए प्रश्न के सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं खर्चों को के बदले ये 30% काटा जाता है। लास्ट इसमें है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसको अभी आपको बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि ऐसा ऋण जो मकान को बनवाने के लिए किराए पर लिया गया है, ऋण लिया गया है, और उस पर ब्याज कितना हुआ, वह इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इसका रूल है अभी बताएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर जो भी लिखा गया है, प्रश्न कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा तो केवल इतने ही चीजों को क्वेश्चन में आप देखिएगा कि क्वेश्चन में रेंट क्या है, कोई मकान खाली रहा है कि नहीं रहा है, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है कि 30% होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सारा छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही ढूंढ के खोजिएगा कि कहाँ है हमारा क्वेश्चन में ये चीज, और उसी के आधार पर आप हल करिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, चाहे मकान स्वयं रहा हो या किराए पर उठा हो, दोनों में सेम चीजें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। रेंट जान ही गए, म्युनिसिपल टैक्स जान ही गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जान ही गए। ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट भी जान गए। केवल आपको मेन इसमें टॉपिक जानना है इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे इसका एक चीज हो, जो मकान किराए पर उठा होता है मैक्सिमम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका रिजल्ट आता है, अर्थात ये हमेशा धनात्मक होता है। और जो मकान स्वयं के रहने के लिए है और ऋण लिया गया है तो हमेशा वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। वो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी के सवाल लगाने के लिए, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले इसके रूल के बारे में आपको बता दें। इंटरेस्ट ऑन लोन माने ऋण पर ब्याज ये होता है कि हमने आप कहीं से कर्जा लिया, किसके लिए, मकान बनवाने के लिए, और उस पर जो हम ब्याज चुकाते हैं, जिससे भी पैसा लेते हैं उसको इंटरेस्ट देते हैं, उसी को इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है। प्रश्न यह है कि उस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कटौती योग्य होता है, कितना रुपए तक की छूट मिलती है, यही जानना है। मान के चलिए कि आप एक मकान के स्वामी हैं। ठीक है। इस मकान को बनवाने के लिए आपने किसी से क्या लिया, कर्ज लिया, ऋण लिया। तो
पक्का है कि उस पर आपको ब्याज देना ही होगा। अब ब्याज देना होगा तो ब्याज चाहे जितना भी हो, हमें इनकम टैक्स के अनुसार कितना छूट मिलेगा यह ज्यादा जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, यदि ऋण, पहला कंडीशन बताते हैं, दो इसमें कंडीशन बताया। पहला है स्वयं के रहने का मकान, स्वयं के रहने का मकान। ठीक, मान लीजिए खुद के रहने का मकान हम बनवा रहे हैं और किसी से कर्ज लिए, तो कितना ब्याज उस कटौती योग्य होगा। इसमें कंडीशन ये है, दो कंडीशन है। यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, यदि कर्जा 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है, पूर्व माने पहले लिया गया, पहले लिया है, और किस कार्य के लिए लिया है, किस कार्य के लिए लिया है, मकान को क्रय करने, बनाने, बनवाने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने के लिए लिया गया, तो इस पर डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा 30,000 रुपया मिलेगा। मतलब 30,000 रुपया या वास्तविक ब्याज, वास्तविक जो ब्याज है वह, इन दोनों में जो कम हो यह छूट मिलेगा। बात समझ में आई? यदि कर्जा मकान बनवाने के लिए 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है और किस कार्य के लिए लिया है, मकान क्रय करने, बनाने, मरम्मत, नवीनीकरण करने के लिए लिया गया, तो उस मकान के लिए जो ऋण लिया गया है उस पर जो भी ब्याज होगा वह ब्याज 30,000 रुपये तक कटौती योग्य होगा। अर्थात 30,000 रुपया या जो ब्याज होगा वह जो दोनों में कम हो कटौती योग्य होगा। ठीक है, इसका बी पार्ट है, यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है। अब किस कार्य के लिए लिया गया है, क्रय करने व बनाने के संबंध में लिया गया, तो यहां पे भी दो कंडीशन है। क्या यदि ऋणों का भुगतान 5 वर्ष के अंदर हो जाता है, यदि ऋण का भुगतान 5 वर्ष के अंदर कर दिया जाता है तो वहां पे 2 लाख रुपए तक की कटौती, वहां पे 2 लाख रुपए तक की कटौती। और यदि ऋण का भुगतान 5 वर्ष के अंदर नहीं किया जाता है, 5 वर्ष के बाद किया जाता है, तो वहां पे 30,000 रुपये तक की कटौती उसे प्राप्त होगी, मतलब छूट प्राप्त होगी। अब 30,000 और 2 लाख की जो सीमा है, जितना ब्याज होगा वो ब्याज या 2 लाख रुपया जो दोनों में कम है, या जो ब्याज होगा वह 30,000 रुपया जो दोनों में कम हो, उतना तक की कटौती प्राप्त होगी। कन्फर्म? ठीक इसी तरह अब दूसरा है किराए पर उठे हुए मकान, किराए पर उठे हुए मकान। जो मकान किराए पर उठाया गया है, जो मकान किराए पर उठाया गया है, ऐसे मकान के संबंध में ऋण पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान? ऐसे मकान के संबंध में सीधे से समझिए ऐसे कि जो मकान किराए पर उठाया गया है, तो इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है उसके अनुसार इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
मतलब जितना भी ब्याज होगा सब कटौती योग्य होगा। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले था 2 लाख रुपए तक था, लेकिन इस साल से ऐसा नहीं है। ठीक है, यही इनकम टैक्स का आपका पूरा प्रोसेस हो गया। बस इसके बाद से आपको सवाल लगेगा। वैसे इसको नोट कर लीजिए, ना हो तो इस पे एक एग्जाम्पल बता दे तो और बेहतर रहेगा। तो नोट करिए, जगह नहीं है क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे और मैं मिटाकर मैं एक एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल है आप लोग के लिए इस ऋण पर ब्याज के संबंध में। एग्जाम्पल क्या है समझिए। मिस्टर राम एक मकान का स्वामी है और वो अपना मकान का निर्माण 1 अप्रैल 2017 को पूरा किया। मतलब एक आदमी है जिसने 1 अप्रैल 2017 को मकान बनवा दिया। 1 अप्रैल 2017 को मकान कंप्लीट करा दिया, बन गया। और कह रहा है उसने 1 अप्रैल 2013 को 15% ब्याज पर 8 लाख का ऋण लिया। मतलब कि 1 अप्रैल 2013 को उसने ऋण लिया, कर्ज लिया, और अभी तक इसका भुगतान नहीं किया। और कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए ऋण पर ब्याज की कितनी कटौती दी जाए, ये हमारा क्वेश्चन। मैंने तो आपको बता दिया कि ऋण पर ब्याज की कितनी छूट मिलती है, लेकिन ऋण पर ब्याज की कैसी गणना की जाती है थोड़ा पहले यहां पे आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऋण पर ब्याज की गणना, ये गणना कैसे की जाएगी, ध्यान दीजिए। पिछले वर्षों का ब्याज, ठीक ना, माने लास्ट ईयर का जो ब्याज है यह जितना भी होगा उसका 1/5 अमाउंट लिखा जाता है, प्लस इसमें जोड़ दिया जाता है चालू वर्ष का ब्याज, वर्ष का ब्याज जितना भी होता है ये लिख दिया जाता है। टोटल जो आता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाता है। अब ये एक चीज और समझ लीजिए, प्रश्न में यदि डायरेक्ट लिखा है कि 5,000 ऋण पर ब्याज हुआ, 10,000 ऋण पर ब्याज हुआ, तब तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं दिया है तब ये सब करने की जरूरत है। पिछले वर्षों का ब्याज का मतलब ध्यान दीजिएगा, जिस तारीख को कर्ज लिया, माने लास्ट ईयर इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस तारीख को कर्ज लिया उस तारीख से लेकर जिस वर्ष मकान को कंप्लीट कराया, बनवा लिया, उस वर्ष के 31 मार्च तक का जितना भी ब्याज होता है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 5 साल का, टोटल ब्याज का 1/5 भाग और चालू वर्ष का ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे कि एक एग्जांपल में अभी बता रहे, अभी एक एग्जांपल है, उसने मकान को बनवाया, मकान अपना कंप्लीट कराया 1 अप्रैल 2017 को और ऋण लिया है 1 अप्रैल 2013 को। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2017 कितने साल हुआ, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 4 साल हुआ। तो हम इसके इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा लास्ट ईयर इंटरेस्ट। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट का मतलब ये होगा पिछले साल का ब्याज कितना हुआ। पिछला साल का मतलब है कि ऋण लेने की तिथि से मकान बनवाने की तिथि तक, पहले 1 साल का निकालिए। 8 लाख रुपए का ऋण है, 15% ब्याज है, तो 15 अट्ठे
120, 1,20,000। कितने साल का? कितने साल का? 4 साल का। इस अवधि से इस अवधि तक कितने ईयर हुआ? 4 ईयर हुआ। 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 36 बार 48, यहां ना लिखे, 4,80,000। इसका 1/5 भाग 1/5 से डिवाइड किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 9 45, 5 6 30, 96,000। ये पहला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ये पिछले वर्ष का ब्याज। और दूसरा है इसमें करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट का मतलब है कि 8 लाख का ऋण है, 15% इसका ब्याज है, 15 अट्ठे कितना हो गया? 120, अर्थात 1,20,000। टोटल ब्याज हमारा कितना आया? 6 9 2 11, 2,16,000। यह हमारा क्या लाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लाएगा? प्रश्न यह है कि ऋण पर ब्याज तो हमारा निकल गया 2,16,000, लेकिन डिडक्शन इसका कितना मिलेगा यह जानना। डिडक्शन का मतलब है कि उसे छूट हाउस प्रॉपर्टी की गणना करते समय कितनी दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, देखना है कि ऋण कब लिया है। ऋण लिया है 1 अप्रैल 2013 को, लिया है 1 अप्रैल 2013 को ऋण लिया। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2013 को ऋण लिया। और ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2013 को ऋण लिया है, इसका मतलब ये वाला रूल लागू होगा कि यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया, बाद लिया है कि नहीं लिया? लिया। अब यह देखना है कि यह ऋण का भुगतान 5 साल के अंदर कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। तो ऋण का भुगतान 5 वर्ष की अवधि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऋण का भुगतान 13 से 17 तक उसने नहीं किया, तो 4 ही साल ना हुआ, 4 ही साल हुआ। लेकिन चौथे साल तक कुछ भी भुगतान नहीं किया। हो सकता है 5वें साल कर दे, हो सकता है 5वें साल कर दे। तो ऐसी दशा में उसे डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए तक की छूट उसे मिलेगी। क्योंकि यदि 4-5 वर्ष के अंदर यदि कर देता है तो क्या होगा? 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। और 5 वर्ष तक नहीं करता है तो 30,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। क्योंकि 5 वर्ष अभी अवधि आया ही नहीं है, इसलिए इसे 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगा। तो केवल आज के वीडियो में हम यह जाने हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम की गणना कैसे करेंगे, क्या उसके फार्मूले होते हैं, क्या उसके प्रोसेस होते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम में सारे क्वेश्चन में आएंगे। तो उस पर आपको रूल बताए, एक एग्जाम्पल बताए, उस पर उसका सॉल्यूशन दिए। इसी तरह हमारा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, उस पर 2-4 प्रॉब्लम भी बताएंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा, चैनल पर बने रहिएगा और जो नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो उन्हें मिल सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए